हो गए। आपका कैमरा बंद हो गया है। हाँ हाँ 1 मिनट हो रहा है वो। हाँ हाँ हो गया, लाइव तो लिखा हुआ आया है। आ गया यूट्यूब पर दीदी। आलं काय? हो आलं आलं। आता बोलना है अध। अध अति आएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन। अति अतः अदंती, बराबर। अथ अथ अत्सी अत्सी, हाँ। और अथः और अथ और अदमी अद्वह अद्मः। बराबर। अब इसके बाद भाभी अस धातु बोलना है। अस्ति कौन स्तः अस द्वितीय गण। गण का है पहले? द्वितीय गण का है। बराबर। इसलिए विकरण नहीं लगता। बराबर। हाँ अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः थ असि स्वः स्मः अस्मि अस्मि स्वः स्मः। बराबर। अब इसके बाद अभी जो चतुर्थ का अंकल, कौन सा धातु? चतुर्थ गण के लिए विकरण कौन सा है? विकरण या। बराबर। फिर उसके लिए आपको चलाना है चतुर्थ गण के लिए कौन सा शब्द है? उप धातु चल। कुप, कुप्यति। हाँ बराबर। कुप्यति, कुप्यता, कुप्यन्ति, कुप्यसि, कुप्यथा, कुप्यथ, कुप्यामि, कुप्यावः, कुप्यामः। बराबर। अब उसके बाद है अब भैया चलाओ मुह धातु चलाना है। कौन सा? मुह। तो इसका मुंह में बनेगा। हाँ बराबर। मुयन्ति, हाँ मुयसि, मुय्यथः, मुय्यथ, मुय्यामि, मुय्यावः, मुय्यामः। बराबर। के बाद चलाना है। हाँ अच्छा ईश कौन सा दीदी? थोड़ा ब्रेक हो रहा है। पृच्छ पृच्छ पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति पृच्छसि पृच्छतः पृच्छथ पृच्छामि पृच्छ। पृच्छ कौन से गण का है? षष्ठम गण का, षष्ठ गण का। पृच्छसि पृच्छा, अच्छा पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति पृच्छसि पृच्छतः पृच्छथ पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। बराबर। चतुर्थ गण का आपको चलाना है, आपको ही चलाना है क्योंकि आपने चलाना नहीं। कौन सा? आज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ बस थोड़ा लुट लुट लुठ्यति लुठ्यतः लुठ्यन्ति लुठ्यसि लुठ्यथः लुठ्यथ लुठ्यामि लुठ्यावः लुठ्यामः। बराबर। लुठ चतुर्थ गण। हाँ लुठ चतुर्थ गण का है। प्रथम गण के आप मैं भी बता
क्लास जब चालू हुई तब बताया था कि प्रथम गण के धातुओं को भी अविकरण लगता है, षष्ठ गण के धातुओं को भी अविकरण। दीदी आवाज और- कट होके आ रही बहुत। अब आवाज सुनाई दे रही? आवाज सुनाई दे रही है अभी? हाँ हाँ अभी दे रही है। तो प्रथम गण और षष्ठ गण के लिए प्रथम गण को भी अविकरण लगता है और षष्ठ गण को भी अविकरण लगता है, तो उन कैसे पहचानना ये मैंने बताया था, तो आप कौन बता सकता है इसको? हाँ नमन भैया बताओ। मुझे पता है आपको क्या आता है क्या नहीं। बोलो फटाफट। प्रथम गण को भी अविकरण लगेगा और षष्ठ गण को भी अविकरण लगेगा, तो क्या अंतर है उसमें? उसमें मतलब वो वर्ड वो आधा है लास्ट में, कौन से वाला वर्ड आधा है? जैसे चीप है, चीप धातु है तो चीप में वो अ जुड़ेगा। नहीं नहीं, वहां पर दोनों में विकर्ण अलग रहना, तो किसको कब कैसे पहचानेंगे कि वो षष्ठ गण का है और ये प्रथम गण का है? तो वो मैंने बताया था, अंकल आप बता सकते हो? गुण संधि नहीं होती है, गुण संधि नहीं होती, जैसे नी का नयति हो जाता है वैसा यहाँ नहीं होता। बराबर, इनमें गुण संधि नहीं होगी, समझ में आया भैया? प्रथम दीदी गण के धातुओं को, हाँ यहाँ गुण संधि बोलना उचित है कि गुण होना उचित है, क्योंकि संधीत झाली ना ती, संधि झाली का? गुण संधीत माना लागेल। ये विशिष्ट वो सिर्फ प्रथम गण के लिए उनको बताने के लिए गुण कहा, तो गुण है ना, गुण संधि ही नहीं है। बोल सकते हैं संधि, इसमें कुछ नहीं है, उसमें दोनों जगह संधि ही कर रहे हैं ना, इसलिए संधि बोल सकते हैं। भैया समझ में दीदी आया? हाँ हाँ जैसा संधि है, संधि में हम लोग बोलते हैं अ और आ, इनके बाद में ह्रस्व अथवा दीर्घ आने पर उन दोनों स्वरों के बदले में गुण संधि होती है। लेकिन यहाँ तो ई के बाद न ये उसमें तो अलग होता है ना, ई के ई प्लस अ ऐसा आता है, तो मतलब वहां पे थोड़ा उल्टा होता है, इसलिए गुण होता नहीं वहां पर ये गुण, और वो दीदी और एक होता है कि उन दोनों वहां के पर बदले में सिर्फ वहां यहाँ पर नहीं, दोनों वहां के पर बदले में जैसे एक उन्होंने अक्षर नियम क्या आता है। बताया? बराबर, तो तो यहाँ पर यहाँ उन्होंने पे क्या वो बताया कि प्रथम गण के धातुओं को अविकरण लगाने के पूर्व में अंत में रस्वर या उपांत रस्व स्वर हो तो वहां पर गुण होता है, ऐसा वहां पर नियम दिया है। गुण संधि में सिर्फ वहां पर पीछे अ अथवा आ दिया है, आप दोनों निकाल के देख सकते हैं, अ अथवा आ हो और आगे पीछे स्वर या उपांत रस्व स्वर हो तो उनकी गुण होती है, गुण संधि होती है। तो वहां पर आ दिया है, यहाँ पर आ नहीं है, क्योंकि विकरण एक ही है ना प्रथम गण के लिए अ। हाँ बराबर है दीदी, लेकिन अभी जैसे देखिए हाँ। नी नए का देखते हैं तो नी नी प्लस अ हो गया, तो हम एक मिनट लोगों ने अपन एक बार दे, हाँ जैसे नी है इसको हाँ अ लगा रहे हैं, हाँ बराबर, तो जी, अब इसमें क्या है, इसको पहले खोलो, न न प्लस प्लस ई प्लस ई प्लस अ है, ओ हाँ बराबर। अब यहाँ पर क्या है, अविकरण लगाने के पूर्व में अंत स्वर या उपांत ह्रस्व स्वर हो तो गुण होता है, तो ई है तो अंत है यह ई, तो इसका गुण यानी क्या होगा, ए होगा। ए हाँ यह नहीं होगा, ए होगा, ए ए वो ए, यण संधि। ये यण संधि, आप ये यण संधि नहीं, यहाँ पर गुण संधि है। पूरी संधि आज पढ़ना है सभी को, कल की क्लास में संधि वो दो 2 महीने का गैप हो गया ना इसलिए सब। हाँ वो तो अब क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है चलो, अब यहाँ पर ए प्लस अ,
हाँ दीदी, अभी यहीं पे मैं रोकती हूँ आपको। ये है ना दीदी, ई है प्लस अ हो गया, लेकिन हम लोगों ने ई और ई के जगह सिर्फ ए लिखा, लेकिन अ का अ ऐसे ही रह गया। और हम जब संधि करते हैं तब वो दोनों के बदले में वो अक्षर आता है ऐसा, अच्छा। और अ प्लस ई ऐसा है ना यहाँ पे, और वो उल्टा हो गया थोड़ा, इसलिए वो थोड़ा। अच्छा ऐसा, लेकिन संधि तो हुई है ना, इसलिए मैं संधि बोल रही हाँ थी। हाँ हाँ यदि हाँ ऐसा, क्योंकि इसका यदि आपको मिलाने के बाद संधि इस संज्ञा का यदि आप यूज कर रहे हो, संधि यानी एक रूप होना, संधि का अर्थ है जुड़ना, तो यहाँ पर नहीं जुड़ रहा है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आगे जाकर ये इसमें मिल ही रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर एक के आगे अ आया तो एक का अय बने, आयादी संधि बनेगी, और ये अ है तो इसमें मिल जाएगा। आप हाँ कह रहे हो सही बात है, मैं ऐसा हाँ। नहीं करके झूठी पूरी बात है, लेकिन यहाँ पर भी संधि हो रही है, कहो नहीं कहो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप यदि इसको नहीं कहना चाहे तो कोई बात नहीं, गुण हुआ ऐसा कहो सिर्फ। ऐसा थोड़ा मैं बुक इस में अपेक्षा पढ़ा, और मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे ई प्लस और वहां पे रहता है ना दीदी, अ रहता है, जैसे अभी ई और प्लस ए करने के बाद अ रहा, अयादी संधि करने के बाद भी अ रहा, मतलब हम बराबर, लोग वहां पे वो, हाँ वो हिसाब से थोड़ा दोनों वहाँ confusion। दोनों, हाँ दोनों मिलकर वहां हो रहे हैं, इसलिए वहां पर आप बोल रहे हो हाँ, कि संधि होती है और यहाँ पर नहीं होती है ऐसा। गुण ठीक गुण है, होता सही है बात ऐसा है, बोलना, बस ठीक वही है ठीक क्लियर है, कोई करना। बात नहीं, नई चीज मेरे भी ध्यान में आई अभी। ऐसा, हाँ ये आप ये पूरा करते हैं, फिर ये गुण हुआ, गुण संधि में ई का गुण क्या होगा, ई का गुण यहाँ पर ए, ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो इसका ये होता है, यदि उ और दीर्घ उ हो तो ओ, ओ ओ, रू और रू हो तो और और रू हो तो अल, रू है ना, ये वाला, ये किसी किसी को उच्चारण नहीं समझ में आता है, क्योंकि मराठी वालों का उच्चारण और हिंदी वालों के उच्चारण में अंतर है, इसलिए हम क्या उच्चारण कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता, ये मुझे ध्यान में बात, इसलिए मैं रू रू बोलते हैं, रू इसको हम, आप री या कुछ बोलेंगे इसको, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं अंकल आप, इसको क्या बोलेंगे आप? ये शब्द वैसे यूज नहीं होता। क्या बोलेंगे क्या, लेकिन लेकिन इसको ली, ली, हाँ। बोलते हैं। मतलब आपके इसलिए उसमें ऊ होता है, हमारे ई का वो निकलता है, हाँ, इसलिए क्रू नहीं बोलेंगे, आप क्रिय बोलते हैं। क्री बोलेंगे, हाँ। हाँ इसलिए इसलिए थोड़ा सा जहाँ समझ में नहीं आता है उच्चारण आप ध्यान में रखना ये बात। तो ये क्या हो गया, एक गुण हो गए यहाँ पर। अब और एक संधि वहां पर पहले पार्ट में बताई थी कि ए आई ओ औ इनके आगे स्वर आए, कौन सा भी स्वर आए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस ए का ए आए तो इसका अय बनता है, इसको आयादी संधि कहेंगे। समझ में आया? अब पूरा बताना है। नहीं नहीं समझ में आया भैया आपको? हाँ हाँ, तो यहाँ पर ए आया तो अय करो, अय आया तो आय करना है, ओ आया तो अव करो, आओ औ आया तो करो। अब करना। एक क्लियर हो, दोनों संधि आप पक्के हो गए आप यहाँ पर। हाँ, अब आगे अब आगे और एक संधि वहां पर आई है पहले पार्ट में ही कि अध प्लस ती, ये बहुत बार आएगी संधि, अभी में रिवीजन हो रहा है तो आपको ये जितनी पुस्तक में उतनी संधि तो जो जितनी आई इतने पाठ को तो लेती हूँ, बाकी के जो ज्यादा होंगे वो जैसे आएंगे वैसे बताया जाएगा। अब यहाँ पर आगे कठोर व्यंजन, बराबर। हाँ, तो आगे कठोर कौन कौन से व्यंजन है अंकल? मतलब सब वर्ड के आगे के दो दो, क ख कठोर है, च छ कठोर है, प फ कठोर है, त थ कठोर है, मतलब हर वर्ण के दो दो अलग सब कठोर है बराबर शुरू के। और हाँ बराबर, और मृदु वर्ण कौन सा है अंकल? दीदी, और मृदु उष्म वर्ण, उष्म, हाँ उष्म वर्ण भी कठोर है। और मृदु व्यंजन किसको कहा? पहले के तीन, पहला अंतिम तीन, आ ख ग, नहीं अंतिम तीन, क ख तो कठोर हो गए ना, वो कठोर, हाँ उल्टा, हाँ उल्टा हो गया। अंतिम तीन व्यंजन, अंतिम तीन, हाँ। हर वर्ण के अंतिम तीन व्यंजन और
और महाप्राणोच्चार्य ह और अंतस्थ अंतस्थ। वर्ण। अंतस्थ यर लव। अंतस्थ में क्या आता है? य र ल व आता है, इसको अंतस्थ कहा। तो इनको क्या कहा? मृदु व्यंजन। बराबर। अब मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पर कौन सा है? मृदु है या कठोर है? कठोर है। कठोर है। और यहाँ पर कौन सा है? तथा मृदु। बराबर। इसका कुछ ध्यान में नहीं है, लेकिन यहाँ पर कठोर है, तो आगे कठोर व्यंजन आया। हाँ, और पीछे जिस वर्ग का, कौन से वर्ग का है? त वर्ग। वर्ग। तो इसका प्रथम व्यंजन होता है, इसका प्रथम व्यंजन होगा। आगे कठोर व्यंजन आने पर, लेकिन यहाँ पर यदि न होता तो नहीं होगा। ये न होगा तो ये नहीं होगा, लेकिन न को छोड़कर हर वर्ण के अंतिम जो है न य म ये ना, ये यदि आते हैं तो यहाँ पर आगे कठोर आने पर प्रथम व्यंजन नहीं होगा। हाँ, तो यानी क्या बोला मैंने कि अनुनासिक को छोड़कर, अंतिम जो है अनुनासिक बोलते हैं ना उसको, तो अनुनासिक को छोड़कर पीछे यानी पूर्व, जो आप हिंदी में जैसे, तो पूर्व में कोई भी व्यंजन हो, बराबर। हाँ, और आगे कठोर व्यंजन है, तो इस पीछे का वर्ण जिस वर्ण का है उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो पीछे के व्यंजन का प्रथम व्यंजन होता है। यहाँ कौन सा चाहिए? लेकिन अनुनासिक को छोड़कर चाहिए। यदि अनुनासिक होगा तो नहीं वो आधा बनेगा, हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा फिर वो। हाँ, नहीं, कुछ संधि ही नहीं होगी यहाँ पर। यदि मैंने समझो यहाँ पर अन लिखा है, हाँ, तो नहीं बनेगा इसका न का। समझ में आया? और दीपाली का तृतीय व्यंजन भी नहीं बनेगा, जैसे हम लोग मृदु व्यंजन के बोलते हैं ना, जैसे अभी आगे न है वो आएगा। हाँ, आगे मृदु व्यंजन आने पर होगा वो। हाँ, अभी कठोर आने पर नहीं। अभी सिर्फ पहला नियम बता रही। आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो उसका क्या बनता है? प्रथम व्यंजन बनता है, इसलिए त बना। बराबर, यह समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका ये क्या बना फिर? अति। अति। भाई आप पहले क्लास में नहीं थे ना, तो आपका रिवीजन और एक बार हो जाएगा, तीसरी बार है आपका। हो गया ये। अब अस धातु है ना द्वितीय गण का, उसको सी प्रत्यय लगाना है। तो क्या होता है कि अस धातु को सी प्रत्यय लगाने के पूर्व में धातु के जो अंत का स है उसका लोप हो जाता है। ये द्वितीय गण का नियम है, लेकिन इन्होंने दिया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी 80 होता है। समझ में आया? 80 नहीं बोलना, 80 स्तः संति, 80 स्तः स्त, अस्मि स्वः स्म। तो 80 में क्या करेंगे? कोई अस लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो क्या लिखोगे आप? 80। तो ये गलत है और ये सही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि द्वितीय गण का वैसा नियम है कि धातु के अंत जो स है उसका लोप हो जाता है, इसलिए 80 बनता है। इतना समझ में आया? तो फिर उसमें सभी में फिर सभी में नहीं, सिर्फ अस धातु के लिए। नहीं, अस धातु के भी। अब जैसे अंत में मी है, जैसे सी की जगह मी है, तो वहां पे भी फिर अमी होना चाहिए। कहाँ पर? वो तो खत्म हो गया वो नियम, दूसरा नियम है। वो आगे कठोर व्यंजन आने पर अनुनासिक को छोड़कर पूर्व व्यंजन कोई भी हो तो उसका प्रथम व्यंजन होता है, ये नियम खत्म हो गया। आप दूसरा दीदी, नियम बता रहे हैं। मैं इसी में बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा ना कि अस धातु में यदि सी लगाया तो उसके पूर्व का जो आधा स है उसका लोप हो जाएगा। तो बराबर। अब जैसे सी की जगह अपन ने लगाया मी लगाया, मतलब उत्तम पुरुष का एक वचन अपने को बनाना है। अस प्लस मी लगाया अपन ने, तो फिर मी उसका ही बनेगा ना, असली बनेगा, वो वहां नहीं करेगा। हाँ, तो इसका अमी बनना चाहिए ना फिर, मतलब इसका अस्मी क्यों बनेगा? इसमें आधा स तो रुक रहा है। नहीं, सिर्फ स के लिए, सी के लिए नियम है वो। अच्छा,
सी प्रत्यय लगाते हैं ना तभी वह नियम लागू होता है, बाकी के समय वो नहीं, सिर्फ सी लगाते समय। यानी मध्यम पुरुष का जो एक वचन है सी प्रत्यय है, ऐसा है मध्यम पुरुष का है ना। अब ये सी लगाना है किसको, अस को। अस को मैंने सी प्रत्यय लगाया। तो उसको क्या क्या बनता है यहाँ पर कि इसका लोप करेंगे और ये असी बनेगा। और आप ऐसा कह रहे हो कि यहाँ पर एक थोड़ा बाद में लेते हैं उसका, अरे आप क्या करें कि मी वह मह है। हाँ, इसमें भी होना चाहिए। तो ये मी आया आपका, आप ऐसा बोलो कि यहाँ पर मी प्रत्यय लगाओ आप। इसके लिए नियम नहीं है। अच्छा, ठीक है। सी प्रत्यय लगाते समय नहीं, बाकी के इसमें नहीं है। और द्वितीय और एक नियम है ना, द्विवचन और बहुवचन प्रत्यय लगाने के पूर्व अस धातु के अ का लोप होता है। लोप होता है, अभी वो बताया नहीं ये पहले। हाँ, अब उसके बाद क्या है कि अस धातु को, जैसे अभी भाभी ने बोला है कि वस और मस प्रत्यय लगाते समय या द्विवचन बहुवचन के प्रत्यय लगाते समय सिर्फ द्वितीय गण के अस के लिए नियम है ये सिर्फ। तो द्विवचन और बहुवचन में अ का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखो, हमने यहाँ पर अस्मि किया है। अब यहाँ पर क्या है, वह है, अस प्लस वह है, अस प्लस वह है ना, दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा अब है। इसमें हाँ, तो इसको क्या करना है, द्विवचन का आया ना ये। तो इसमें ये इस अ का लोप करेंगे हर जगह द्विवचन में, लेकिन वो आदंती में रहता है, लेकिन इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं बताते हैं। सामान्य नियम है, विशेष नियम जैसे आएंगे द्वितीय गण के जब पढ़ाएंगे वहां पर आएगा, यहाँ पर सिर्फ उसको याद करना। हाँ, और द्विवचन और बहुवचन तो बोला हमने, लेकिन प्रथमा का जो प्रथम पुरुष का जो बहुवचन है उसमें संति है, तो मतलब वो ऐसा आदेश या क्या बोलते हैं वैसा नियम ही है, वहां पे संति आएगा। हाँ, जैसे आप ऐसा, जैसे ये आसमी हो गया, ये स्वह हो गया, स्मह हो गया, बराबर ऐसा बन गया ना आपका अभी, असी स्वह स्मह। हाँ, तो अभी आप क्या बोल रहे हो कि अस को क्या लगाना है अपने को, अंति लगाना है। अस को अंति लगाना है, बराबर। यहाँ समझ में आया? यानी ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको असंति नहीं करना है। आप जैसे अभी वो आप नियम भी द्विवचन बहुवचन में कर सकते हैं ना, इसमें भी कि इसका क्या करेंगे, द्विवचन बहुवचन में अ का लोप करते हैं, तो इसका लोप किया मैंने, संति बना। वो नियम एक ही है उसमें, अ का लोप करेंगे। मुझे वो अर्ध ध्यान में आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा ही कर गई, लेकिन वो अस धातु में संति बनता है। द्विवचन और बहुवचन में अ का लोप करो। ये इसके भी और बहुत सारे नियम है, लेकिन वो अभी यहाँ पर आपको उन्होंने दिया नहीं है भंडारकर में, तो आप यहीं तक समझ लेना। अच्छा समझा दीदी, समझ ला। हाँ चलो ठीक है। तो उसके लिए भी उन्होंने और एक नियम दिया है, आगे जाकर इसी में दिया है, अ से शुरुआत होने वाले जो धातु है द्वितीय गण के खासकर, तो उसमें अ का प्रत्यय लगाने के पूर्व में द्विवचन और बहुवचन में अ का लोप होता है, ऐसा दिया है उन्होंने। ये कहा दिया उन्होंने, नहीं वो तो सामान्य सभी का जगह दिया। जैसे हम अभी आपको एक और नियम पहला जो आपकी क्लास थी तभी बताया गया, जैसे अंति है और प्लस जो यहाँ पर नम है। अभी नम कौन से गण का है? प्रथम गण। तो इसको अविकरण लगाया मैंने, प्रथम गण है इसलिए अ लगाया और अंति लगाया। तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे आप, जोड़ो। पूर्व के अ का लोप करना पड़ेगा। पहले इसको जोड़ो, क्या बनेगा,
नम ये तो मतलब नमांती हो जाएगा। ना मानती होगा तो अटपटा लग रहा है ना अभी सुनने में। हाँ, ये संस्कृत का असर है कि वो धातु नमंती से नमंती नहीं बनता है। तो इसका हाँ। नियम है, क्या नियम है, प्रत्येक आदि स्वर, ये प्रत्येक आदि स्वर, हाँ, इसका तो प्रत्यय लगाते समय प्रत्येक आदि स्वर यदि अ हो तो पूर्व के अ का लोप होता है। ये पूर्व का कौन सा है, ये विकर्ण का अ है, इसका लोप हो जाएगा। तो लोप करने के बाद ऐसा बनेगा, मैंने ऊपर लिखा है, ये इसका लोप होने के बाद ये नम प्लस अंति, तो नमंती बना। समझ में आया ये? और एक बात, आपको ये सब हो गया है लेकिन ठीक है, आपको यदि आप करना है शुरुआत से तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जैसे म और व प्रत्यय लगाते हैं, मह वह है, मह और वह प्रत्यय है ना, तो इसमें क्या है कि जैसे गच्छ आ प्लस लगाते अ हैं। प्लस मह बनेगा। अब इसमें पढ़ो आप, गच्छमः हो जाएगा। ऐसा बनता है रूप? नहीं, नहीं गच्छामः। बनता। हाँ, तो इसका नियम क्या हो गया फिर, यानी इसलिए हमको भी जब पढ़ाया है तभी भी इतना डिटेल तो ध्यान में नहीं आ रहा था उस टाइम, अभी थोड़ा आता है। तो मस म यानी प्रत्येक का आदि यदि म है और यदि प्रत्येक आदि यदि व है, सिर्फ म और व के लिए नियम है ना, बाकी की जहाँ विकरण प्रत्यय बदलेगी तो वहां पर नहीं लगाना। प्रत्येक आदि यदि म और व है तो जो अ है ये दीर्घ होता है। क्या होता है? दीर्घ होता है। इसलिए इसका क्या बना, ये दीर्घ करो, आ हो गया और ये प्लस मह है, तो ये क्या बना, गच्छामः। अच्छा मह। ये हर जगह आपको आएगा, अभी प्रथम चतुर्थ षष्ठ दशम ये जो नियम अभी बताए ना, ये सभी नियम द्विवचन बहुवचन के या अध धातु अस धातु के लिए सभी के जो है सब उस तरीके से आपको समझना है। ये बेसिक है इसका, ये प्रथम चतुर्थ षष्ठ दशम गण के धातुओं के लिए। अब धातुओं के अर्थ याद करने हैं कल के लिए आपको। उसके पहले अब दशम गण के जो धातु है, अब षष्ठ तक आपने एक एक चलाया है, और कोई है क्या वीडियो पर? नहीं है ना? तो दशम गण का धातु कौन सा है? कथ धातु है, कथ। अब इसको अय, दशम गण का धातु है तो विकरण कौन सा लगेगा? अय। और टी प्रत्यय कथ। अब इसमें क्या है नियम कि अय यह विकरण लगाने के पूर्व में, अय यह विकरण लगाने के पूर्व में अंत्य स्वर या उपांत ह्रस्व स्वर में वृद्धि होती है। क्या नियम है कि अय विकरण लगाने के पूर्व में, अब दूसरा लेना पड़ेगा क्योंकि कथ को में होता है, कौन सा लिया है उन्होंने? हाँ, तड़ लेते हैं, ये अपवाद है कथ के लिए, तड़। हाँ, तो क्या हुआ, अय विकरण लगाने के पूर्व, कौन सा विकरण है? अय। अय विकरण लगाने के पूर्व में क्या होता है उसका, अंत में स्वर हो या उपांत ह्रस्व स्वर। अब यहाँ पर तड़ में उपांत आएगा ना, अंत कौन सा है? ड है, और उपांत क्या है? अ है, त प्लस अ है ना, अ आया, तो उस अ का जो है उसमें वृद्धि होती है, यानी वो अ यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, इसको खोला सिर्फ मैंने,
प्लस अ प्लस ड खोल दिया है, सिर्फ मैंने दूसरा कुछ किया नहीं इसमें। तो जो ए उपांत्य है इसको कहेंगे अंत्य और इसको कहेंगे उपांत्य। उपांत। तो इस अ की वृद्धि होती है आ, ताड़। ताड़। हाँ? लेकिन कुछ धातुओं में यह नियम लागू नहीं होता है, ये तो सामान्य नियम उन्होंने बताया। लेकिन जैसे कथ धातु है, प्रथ धातु है, रच धातु है और गण धातु है, इनमें उपांत ह्रस्व होने पर भी यहाँ पर गानयति नहीं बनेगा, गणयति बनेगा, कथयति बनेगा। आप ये कैसे समझ में आएगा? जैसे इसलिए आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने याद करने के लिए क्यों कहा है हर बार, क्योंकि वो धातु उसी तरीके से चलते हैं, जहाँ पर हुआ है वृद्धि हुई है वहां पर होती है, जहाँ पर दशम गण में है वृद्धि नहीं है तो उसकी नहीं होती है, इसमें कुछ नियम नहीं, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तड़का ताड़ ही बनता है इस तरीके से। दीदी दो ही आई इसमें। हाँ, कौन से दो? शलक एक शाल, ये और दो तड़ ताड़। दो शलक शाल और तड़, हाँ ये दो ही दिखते हैं, बाकी दंड दंडयति, भक्ष भक्षयति, ऐसे पूज पूजयति नहीं होते, तो होते नहीं है उसमें, वर्णयति, उसके लिए कुछ नियम तो है नहीं। हाँ, इतना समझ में आया? ये आपका हो गया प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम गण के सामान्य नियम जो आपको हमेशा आते हैं। अब इसके बाद आता है आपको कल क्या करना है, इन धातुओं के अर्थ याद करने हैं। हाँ, और अब उसके बाद आता है कि अकारांत नाम, क्योंकि प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम गण के आपको समझ में आए कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कुछ इसमें शंका है आपकी? नहीं, तो शंका नहीं है। तो अब आएगा अकारांत नाम। धातु अलग होते हैं और नाम अलग होते हैं। धातु को विकरण लगता है, नामों को प्रत्यय लगते हैं। क्या कहा मैंने? धातु को विकरण लगेंगे और नामों को प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? वो आपको लिखवा है, सियाओजस, अमौशस, ताभ्याम, भीस, वो सिर्फ वो प्रत्यय लगते। कैसे लगते, क्या लगते, जब कातंत्र पढ़ेंगे तब समझ में आए, क्योंकि उसका आपको अभी यहाँ पर कोई उपयोग नहीं। अभी आपने का अपने प्रयोजन इतना ही कि आपको संस्कृत टीका लगानी आनी चाहिए। 12 पाठ होते हैं, तो उसके बाद आपको संस्कृत की टीका जैसा आचार्य के आप अच्छी तरह से लगा सकते हो। अब उसके बाद कौन सा है? अकारांत। तो अकारांत, इकारांत, उकारांत, रुकारांत पूछना था। कृष धातु प्रथम गण का आएगा कि दशम गण का आएगा? प्रथम गण का, ये कृषक कर्षति बनता है ना उसका, तो रुकार बना तो ये षष्ठगण का धातु है। आपने शायद मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था क्या? हाँ, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसीलिए मैंने पूछा था। अच्छा, कोई बात कई नहीं। जगह पे और फिर तो कई धातु ऐसे है कि उसमें 2 गण लगते हैं। यदि कहीं टीका में आपको मिला होगा तो उसको देखना पड़ेगा कि कृष धातु प्रथम गण का है क्या, क्योंकि मुझे अभी मेरे पास कोश तो है नहीं है उपलब्ध, तो मैं देख के आपको कल बताऊंगी, क्योंकि षष्ठम गण का लिखा है। हाँ, षष्ठम गण में इस पुस्तक में जो आपको अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो भंडारकर की पुस्तक मेरे पास है, तो उसमें षष्ठ गण का दिया है। लेकिन कहीं कहीं एक धातु 2 गण में चलती है। तो यदि आपको ऐसा कहीं मिलता है तो मैं कोश में वो आपको मिलेगा, संस्कृत हिंदी कोश है, संस्कृत मराठी जो कोश है उसमें धातु निकालेंगे आपको तो आएगा। अगर ऐसा होगा वो प्रथम गण का कहेंगे तो करशति ऐसा होगा ना? कृषति, करशति दोनों भी बनता है, लेकिन अब जैसे वो अब देखना पड़ेगा मुझे भी, मैं कल बताऊंगी। यदि मैंने कुछ बताऊंगी ऐसा कहा होगा तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दूसरे है उसमें मैं भूल जाती हूँ। 2-3 बार आपको बताना पड़ेगा मुझे। हाँ, ठीक है, समझ में आए हैं? अब इसके बाद आता है आपके
अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, एकारांत, एकारांत, ये सब स्वर वाले, स्वर जिसमें अंत है, ऐसे शब्द, धातु अलग है और शब्द अलग है। सभी आगे जाकर बहुत बार मैंने अभी पढ़ाते उस समय भी देखा है कि आपको धातु है या वो शब्द है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो धातु जब चलाएंगे तो उसमें काल के प्रत्यय लगते हैं, वर्तमान काल के प्रत्यय, भविष्य काल के प्रत्यय, आज्ञार्थ के प्रत्यय, विध्यर्थ के प्रत्यय, भूतकाल के प्रत्यय लगते हैं धातुओं को। धातु क्रियापद दर्शाता है, क्रिया को दर्शाने वाला धातु रहता है। आप क्या लिख रहे हैं, गा रहे हैं, ये जो आएंगे ना, मैं गाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो पढ़ना एक क्रिया हो गई ना, तो इसको दिखाने वाला जो शब्द है उसको कहते हैं धातु। ये बहुत जनों को समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ लो। आप समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ भैया? कंफ्यूजन रहता है आपका भी इस विषय में। हाँ, धातु, तो ये धातु क्रिया को दर्शाने वाला रहता है, यानी देखना, करना, उठना, बैठना, लिखना, गाना, ये तो गाता है, यह धातु, ये क्रिया हो गई ना। मैं गाता हूँ, तो गाता हूँ यह क्रिया है, क्रिया तो हो इस गई। क्रिया, हाँ, तो इस क्रिया को दिखाने वाला कौन है संस्कृत में? तो धातु रहते। समझ में आया? हाँ, और ये राम, पवन या मूर्ख, कृष्ण, राजा, ये जो शब्द आते हैं, हाँ, तो ये शब्द होते हैं, इनको कहते हैं नाम। इनको क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। नाम तो वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है, क्योंकि शब्द तीनों लिंग में हो सकता है, इसलिए वह शब्द है। शब्दों को संस्कृत में नाम कहा जाता है। दोनों में अंतर समझ में आया? ये अभी दिमाग में फिक्स करना है चीज अभी। हाँ, अब अपने को देखना क्या है, जैसे कभी कभी धातु को भी नाम जैसा चलाते हैं ना, लेकिन वो विशेषण चलाते हैं, लेकिन उसको नाम बनाना पड़ता है, बनाना पड़े। हाँ, वो अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अभी आएगा आगे। तो जब आएंगे तब वो आपको विशेषण जैसे जैसे चलेगा वैसे वहां करेंगे। अभी आप प्राथमिक को इतना समझ लो कि नाम तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जिस लिंग के अंत में, लिंग समझ में आया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जिसके अंत में अ हो उसको कहते अकारांत, जिसके अंत में आ हो उसको कहते आकारांत। इसका अर्थ क्या है? अंत, अकार जिसके अंत में उसको अकारांत, आ जिसके अंत में है उसको आकारांत, ई जिसके अंत में उसको कहते ईकारांत, ईकार अंत, आकार अंत। समझ में आया? हाँ, इसमें अब इसमें आप क्या करेंगे, अब आगे आप समझ लेना इस बात को। और क्या है कि अकारांत जो शब्द है वो 3 लिंगों में होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बराबर? कितना समझ में आया भैया? और किसी को कुछ प्रश्न है इसमें? नहीं है ना? आगे बढ़ू? हाँ, तो अब इसमें क्या करना है, पहले जो अभी आपको पढ़ाया गया इनमें से, तो अकारांत पुल्लिंग ही सिर्फ पढ़ाया है, इसमें स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आपको इस पाठ में, इस पुस्तक में नहीं आया है। वो जैसे दूसरी पुस्तक है उसमें आएंगे वो ज्यादा किस्से। इसमें सिर्फ अकारांत पुल्लिंग ही पढ़ना है आपने पहले। समझ में आया? तो ये जैसे अकारांत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है, वैसे आकारांत वनम पढ़ा है, वनम। हाँ, वनम नपुंसकलिंग, बराबर बराबर, सही बात। हाँ, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग इसमें नहीं आया, बराबर। हाँ, और भी कई शब्द पढ़े हैं नपुंसकलिंग के। हाँ, धनम, पर्णम, हाँ, वो सब, हाँ, वनम वगैरह वो नपुंसकलिंग बन गए ना। तो मैं क्या बता रही हूँ कि अकारांत में तीनों लिंग चलेंगे, लेकिन अभी आपने को पुल्लिंग और नपुंसकलिंग इस पाठ में आया है, स्त्रीलिंग आपको इस पाठ में आया नहीं है। अब जैसे इसमें आया, जैसे आकारांत में भी तीनों आएंगे,
जो जो आएगा वो लेना, लेकिन अभी स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, ईकारांत में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंगी, ई दीर्घ ईकारांत में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंगी, उकारांत में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंगी, ऐसे सब में आएगा। इतना क्लियर हो गया? आप जैसे अकारांत में हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्त्रीलिंग नहीं पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। आप पुल्लिंग कैसे चलाना है, इसके लिए कौन सा शब्द उन्होंने बताया है? देव। देव। बराबर। हाँ, तो इसमें क्या है, तो अकारांत में देव शब्द दिया है। अब अकारांत क्यों बोला देव को? तो देव के अंत में क्या है? देव के अंत में अ है, बराबर। हाँ, तो इस अ होने से इसको अकारांत, अकार जिसके अंत में उसको अकारांत कहा। हाँ, अब नपुंसक में क्या आता है? हाँ, वर्ण है ना, है ना, ये भी अंत में क्या है? अ है, तो अकारांत ही हो गया। लेकिन ये देव पुल्लिंगी है और वन नपुंसकलिंगी। इतना क्लियर हो गया विषय? हाँ हाँ, आप फिर आपको देव मैंने लिखवाया है, यदि अभी याद भूल गए हैं तो एक बार आप निकालो आपकी नोटबुक और देव शब्द बोलना है। आपका टाइम सभी बोलेंगे, अकेले अकेले बोलेंगे? अकेले अकेले बोलो, इससे अच्छा। हाँ हाँ, बोलो भाभी आपकी। देवः देवौ देवाः प्रथमा देवं देवौ देवान् द्वितीया देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देव, हे देवो, हे देवाः। आते जाते रक्षाबंधन चल रहा है। चलो कौन है? अंकल बोलो आप। देव शब्द ही बोलना है, देव शब्द ही बोलना है। कौन सा शब्द? देव, देव ही बोलना है। देव, अच्छा। देवा देवौ देवा देवम देवौ देवान देवेन देवाभ्याम देवै देवाय देवाभ्याम गूगल पे कर देवेभ्याम दूंगा भैया। देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः देवस्य देवयो देवानां देवे देवयो देवेषु हे देव, हे देवो, हे देवा। हे देव ने, हे देव, हे देवा। आगे सोनल, कौन है? सोनल दीदी बोलिए आप। देवः देव देवान् प्रथमा देवाः, हाँ देवाः प्रथमा, देवाः प्रथमा देवान् देवाौ देवा देवं देवं देवान् देवाौ देवान् द्वितीया देवेन देवाभ्यां देवहि तृतीया देवा 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 चतुर्थी बोल रहे हैं ना आप? हाँ। देवाय देवाय देवाभ्यां देवाभ्यः चतुर्थी देवात् देवाभ्यां देवाभ्यः देवेभ्यः देवेभ्यः हाँ पंचमी, देवेभ्यः पंचमी देवस्य देवा देवयोः देवानां षष्ठी देवेश देवे देवौ देवायः देवयोः, देवयोः उसका उच्चारण है, देवयोः, देवयोः देव ये नहीं बोलना, देवयोः, देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देवः, हे देव, हे देवौ, हे देवौ, हे देवाः। संबोधन बराबर। भैया बोलो आप। देवः देवौ देवाः प्रथमा देवं देवौ देवान् द्वितीया देवान् देवेन देवाभ्यां, तीसरा बोल रहा हूँ ना, देवेन देवाभ्यां देवेः तृतीया देवाय देवेः। नोटबुक खोल के देख के बोल। हाँ, तो वो उच्चारण हमारे ऐसा उसका आता है ना, देवे ऐसा। उच्चारण सुधारना पड़ेगा।
तब संस्कृत आपके पढ़ रहे हो। मराठी में अलग आता, हमारे हिंदी में देवई ही बोलो आप। देवे है, देवई ही, देवई ही। बराबर। हाँ, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देवात देवात देवाभ्याम देवात तो नहीं है, तो पूरा है दे, क्या वहां पर? नहीं, देवात। आधा। देवात हाँ, बराबर। हाँ, देवात आगे। देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी, देव्यः चतुर्थी, देवस्य देवात। हाँ, पंचमी देवस्य बोलना है। हाँ, पंचमी देवस्य। तो था देवात। हाँ, षष्ठी। षष्ठी देवस्य हाँ, देवयोः देवानां षष्ठी, षष्ठी। हाँ, देवे देवयोः हम्म, देवेषु सप्तमी, हे देव, हे देवौ, हम्म, हे देवाः संबोधन। बराबर। हाँ, अब वन शब्द बोलना है। वन। भाभी। वनं वने वनानि प्रथमा, वनं वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया, वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी। पञ्चमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी, हे वन हे वन, हे वन वन, हे वन हे वन हे वने हे वनानि हे संबोधन। वनानि। बराबर। अब उसके बाद हाँ, सोनल दीदी बोलिए आप। नहीं, शायद दीदी वने आता है क्या? मेरा गलत हो गया, संबोधन प्रथम वचन कुछ। हे वने, हे वने, हाँ, वने आता है, मैंने वन बोला। वने हे हे वने वने, हे वने, हे वनानि संबोधन। हाँ, बोलो आप। वनाम वने वनानि प्रथमा, वनाम वने वनानि द्वितीया, द्वितीया, वना वनेन वने वने वनाभ्यां वनेन वनेन वनाभ्यां वनेन वनाभ्यां वने वना वन वन वनहि वनै। तृतीया, वना हाँ, वनाय वनाभ्यां वन वनेभ्यः 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 चतुर्थी, वनात् वनेभ्यः वना वनाभ्यां 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 वनेभ्यः पंचमी, वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वन वना वने नाम वनानां 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 हाँ, षष्ठी, वनेषु वनयोः वने 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 वन वने वने वनेषु वनयो सॉरी वने एक वनयोः वनेषु सप्तमी, हे वने हे वना हे वना हे वने, हे वने, वनानि हे वने। हे वने हे वने हे वनानि संबोधन। बराबर। भैया बोलो आप। वनं वने वनानि प्रथमा, वनं वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्यां वने वनेः तृतीया, वनाय वनैहि। वनेः आप उच्चारण सही करो, उच्चारण सही करो पहले। वनेन हाँ, कल वन मुझे अच्छी तरह से चाहिए वो वनैहि। यदि गलत हो गया ना भैया, देखो। हाँ, बोलो। वनेन वनाभ्यां वनेः तृतीया, वनाय आगे। वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वना। यहाँ त पूरा है। वनात तो पूरा नहीं है, उसमें तो नहीं। हलंती होता है। तो मेरे पूरा नहीं पास है, यदि लिखा है तो गलत है फिर। वनात वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी, चतुर्थी। हाँ, पंचमी। बराबर, पंचमी, मेरा गलत है। वनस्य बराबर, मेरा गलत। वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनानाम षष्ठी। वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी, हे वन, हे वने, हे वनौ, हे वन, हे हे वनौ, हे हे वन, वना। हे वने, वने हे वने, हे वने, हे वनानी संबोधन। द्विवचन में वनों लिखा हुआ है। नहीं। गलत है। आपकी नोटबुक किसी की चेक नहीं हुई है इसलिए मतलब गलती। तो ऐसा बोलना चाहिए कि जैसे देव शब्द के जैसे वन शब्द चलेगा, हम लोग बोलते हैं, लेकिन प्रथमा द्वितीय छोड़ के अभी संबोधन भी छोड़ के ऐसा बोलना पड़ेगा, तो वो कंफ्यूजन संबोधन, हाँ, क्योंकि संबोधन प्रथमा की तरह ही होता है, इसलिए वो ज्यादा बताए नहीं जाते।
तो समझ फिर में आया? प्रथमा की तरह तो फिर इसमें हे वनम होना चाहिए, फिर हे वन। लेकिन वो प्रथम एक वचन में अंतर आता है, प्रथमा विभक्ति की तरह यदि बोलते हैं तो भी बहुत जगह अंतर आता है, एक वचन में अंतर आता है, द्विवचन और बहुवचन में अंतर नहीं आता। ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें आपका टाइम तो वैसे भी खत्म हो गया है। अब आपको करना क्या है, एक तो प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम गण के धातुओं को याद करना। आपको याद है, एक बार आप देख लेना है। फिर अभी जो अकारांत इकारांत आपने बोले हैं उसके जैसे चलने वाले जो धातु है तो वो सब आपको बोलना है। मैं पहले भी मैंने बताया है बहुत बार, जितने जोर जोर भी से। शब्द होंगे जोर जोर से, रूम में आप कहाँ बैठ सकते, कहाँ आपको यानी कि किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, उस तरीके से जहां पर घूमते हुए बोलो, कहीं पर बोलो, लेकिन बड़े आवाज में बोलना है। क्योंकि वो मुंह में ऐसे जैसे वनई ही उनका बैठ गया ना, अब वनई ही बैठने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। और ये बड़े आवाज में बोलने से ही होता है, ऐसे आप मन में बोलेंगे तो नहीं होगा। इस तरीके से पूरे यानी आपके ये 5 पार्ट आज हो गए डिवीजन में। नहीं 5 पार्ट क्या, भी 5वें पार्ट के संधि के नियम है, लेकिन जो बोलने का है अकारांत और इकारांत का, आपको जो भी शब्द इसमें आए हैं आप निकालो पीछे का, जितने भी शब्द आए उतने शब्द आपको बोलने हैं और याद करने। अर्थ यानी अनल्याने अग्नि, अश्वने घोड़ा, ईश्वरने देव, ये सब इनके अर्थ याद करने हैं। संधि के नियम कल बताए जाएंगे। और अभी तक जो जितनी 4-5 जो संधियां हो गई है उनको भी आपको एक बार देखना है। और प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ गण के धातुओं का अर्थ दोनों से, संस्कृत से हिंदी भी आना चाहिए, और हिंदी यदि कोई लिखने के लिए बोला है तो उसको भी आपको संस्कृत लिखने के लिए आना चाहिए। इसलिए इतना आपको कल करना। समझ में आया? इसमें किसी को कुछ शंका है? नहीं। एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को पहचानने की क्या तरीका है, क्योंकि तो इसलिए मे, जैसे बोलो मेघ आप। हाँ को हम पुल्लिंग देते हैं और मित्र को नपुंसकलिंग देते हैं, तो वो कैसे हाँ होता है? बराबर। संस्कृत में इसलिए याद करते समय जो भी अभी देव जैसे चलने वाले जो शब्द है उसको देव याद रखना, राम हो, अनल हो, इस प्रकार विसर्ग लगाकर यदि आप याद करते हो उस शब्द को, जब भी मैंने आपसे याद करवाए हैं तो मैंने विसर्ग लगाकर ही याद करवाए हैं। क्यों? क्योंकि वैसे वो समझ में आता। आप जैसे नपुंसकलिंग है तो वनम, और दूसरे कौन से है वहां पर, मित्रम। हाँ मित्रम। हाँ तो मित्रम यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा के, जैसे वनम जैसे बाकी के जो शब्द है जैसे गृहम, जलम, दुखम, धनम, द्रव्यम, इसको याद करते समय ही ऐसा याद करना है म लगा के, तो आपको समझ में आएगा कि ये म लगा के आपने याद किया। मुंह में आपको धनह नहीं आएगा, धनम ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने याद वैसा किया है। तो आपको पुल्लिंग नपुंसकलिंग और झंझट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, हमने क्या याद किया है, दुखम याद किया है, तो दुख नहीं आएगा ना आपको। तो दुखम याद किया तो नपुंसकलिंगी है, और अनलह याद किया तो पुल्लिंगी है। इस तरीके से करना। समझ में आया? तो ये तरीका आपको अंत तक रखना पड़ेगा। हाँ तो आज की ठीक है। क्लास आज यही खत्म करते हैं। नमो अरिहंताय, दानम नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्दानम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहु। जय जिनेंद्र सभी को। वंदना। ना दीदी, हा दीपाली की भाभी ती आरती काकींचा नंबर असतो का त्यांना कळवा. मी त्यांना तुम्हाला सेंड करू का? नाही त्यांना कळवा, माझ्याकडे नंबर नाहीये बहुतेक. ग्रुपवर टाकले दीदी. बर ठीक आहे चालेल. दीदी वृद्धी संधी बघायची होती. वृद्धी संधी आता नाही येईलच की सगळ्यांच्यावर परत. कधी कसं कधी हा. लागते आणि गुण याच्यामध्ये. ठीक. आणि तुम्हाला ते स्थापनेचं निक्षेप वगैरे करायचं ते कधी करायचं निक्षेपाचं? रात्री 9-9:30 नंतर करावं लागेल. चालतंय. तुम्ही मग झालं की मला काय कराल, रिंग मिस कॉल द्या तुम्ही. चालेल. चालतंय ठीक.